वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। Excretory system is the system of an organism's body that performs the function of excretion, the bodily process of discharging waste. Excretory system is responsible for the elimination of waste produced by the homeostasis. यानी हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो भी रिएक्शंस प्रोसेसेस करवानी होती है हमारी बॉडी में, उनको करवाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने का जो काम जो सिस्टम हमारे शरीर में करवाता है उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो काम होते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद बने प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, और दूसरा हमारे शरीर में कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको यूज़ के बाद हमारी बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है, उससे बने हुए वेस्ट को भी बाहर निकालना। ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के। स्तनधारियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस, इनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ मात्रा में एक्सहेलेशन करके भी निकाला जाता है। स्तनधारियों में कुछ तरह के वेस्ट को स्वेट यानी पसीने के माध्यम से भी बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ खास तरह के ऑर्गन्स को गिना जाता है जो कि प्रोडक्ट को बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं स्पेसिफिकली। और ऐसे ऑर्गन्स में हमारे शरीर में आते हैं लंग्स, जो कि वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, स्किन जो कि एक्सेस वाटर और सॉल्ट को बाहर निकालती है, लिवर जो कि कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और ब्लड से बने प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि अनडाइजेस्टेबल फूड बाइलरुबिन को बाहर निकालता है, किडनीज जो कि एक्सेस वाटर और वेस्ट फ्रॉम द ब्लड को बाहर निकालते हैं। तो आइए इन सभी ऑर्गन्स के बारे में एक एक बार हम जानते हैं। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। जैसा कि हमें पता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे नॉस्ट्रिल और मुंह से शुरू होती है। हम एनवायरमेंटल एयर को अंदर लेते हैं, वो एयर हमारे फेरिंग्स में जाती है, देन लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया जो एक एयर कंड्यूट की तरह पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें जाती है। ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में टूटता है। हमारे छाती के बीच में जाके जो ये ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई है, वो दो पार्ट में टूट जाता है और दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकस जाते हैं। ये ब्रोंकस अंदर जाके फर्दर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। फिर ये टर्शरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये जाके अल्वियोली जो एयर पाउच होते हैं हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस की संख्या में, उनसे जाके अटैच होते हैं। और जो हम सांस अंदर लेते हैं एनवायरनमेंट से, उसमें मौजूद ऑक्सीजन को ये जो अल्वियोली हैं ये अपने आसपास मौजूद ब्लड कैपिलरीज के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूज़ करवाते हैं ब्लड में, और जो ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं अपने अंदर और एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे रेस्पिरेशन की, जो कि हमारे लंग्स करवाते हैं। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लंग्स हैंडल करते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात ये आती है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स बाय वन ऑफ द थ्री मेथड्स। यानी कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं ये हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ब्लड के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचता है। इसके वहाँ पहुंचने के तीन प्रोसेस हो सकती हैं। पहली, डिसोल्यूशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी ब्लड में डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया हो। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया हो। तीसरा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ब्लड में मौजूद रहा हो और लंग्स में पहुँच गया हो। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्लड में इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी बना देती हैं। आइए इनको देखते हैं। पहली, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड देन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अपेक्षा हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुल सकता है। हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 5 से 7% हमारे प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड कैन एंटर रेड ब्लड सेल्स एंड बाइंड टू हीमोग्लोबिन, यानी हमारे खून में मौजूद जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकता है। साथ ही साथ हमारी जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है उसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस से बनता है। इसका मतलब ये आसानी से डिसोसिएट भी हो जाता है, और यही कारण है कि जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स में पहुंचता है तो आसानी से डिसोसिएशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर अल्वियोली में आ जाती है और वहाँ से बाहर निकाल दी जाती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, लगभग 85% आर कैरीड एज पार्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। हमारे शरीर में पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट बनाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द रेड ब्लड सेल्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विद इन द रेड ब्लड सेल्स क्विकली कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेड ब्लड सेल्स के साथ डिफ्यूज होता है उसमें मौजूद एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, यानी कि स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा, तो ये इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू द फ्री हाइड्रोजन आयन। हीमोग्लोबिन जो है ये फ्री हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड कर लेता है एंड थस लिमिट शिफ्ट्स इन पीएच, और पीएच चेंज हो जाती है हमारे ब्लड की। द न्यूली सिंथेसाइज्ड बाइकार्बोनेट आयन इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल इनटू द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आरबीसी से इस बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकाल दिया जाता है और ब्लड के जो लिक्विड कंपोनेंट है उसमें भेज दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ द क्लोराइड आयन। इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। व्हेन द ब्लड रीचेज द लंग्स द बाइकार्बोनेट आयन इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द रेड ब्लड सेल। अभी ये जो बाइकार्बोनेट आयन खून के फ्लूइड कंपोनेंट में मौजूद था, जब हमारा खून लंग्स में पहुंचता है तो वापस इस
बाइकार्बोनेट आयन को खून के फ्लूइड कंपोनेंट से वापस एब्जॉर्ब करके आरबीसी में लाया जाता है वापस, और इससे बनता है कार्बोनिक एसिड वापस से, और फिर सी की मदद से कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर दी जाती है बाहर लंग्स के द्वारा एक्सलेशन में। तो इस तरह से हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता और वहाँ से बाहर निकाला गया। इसके बाद जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है और एक ढाल की तरह काम करता है अगेंस्ट हीट, लाइट, इंजरी और इन्फेक्शन। हमारी स्किन के जो मेन काम है वो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वाटर और फैट को स्टोर करना, एक तरह से संवेदना देने वाले ऑर्गन की तरह काम करना, सेंसरी ऑर्गन की तरह, वाटर का लॉस प्रिवेंट करना, बैक्टीरिया वायरसेस को हमारे शरीर में डायरेक्टली एंट्री ना मिल पाए उसका काम करता है, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, प्राणी और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक बैरियर का काम करता है, हेल्प्स टू मेक विटामिन डी जब सूर्य की रोशनी में हम जाते हैं। स्किन 3 लेयर से मिलकर बनता है। सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और सबसे नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस या जिसे कहते हैं सबकुटेनियस फैट लेयर। ये फिगर में आप देख सकते हैं जो स्किन की लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम मिलेगा, ग्रैनुलर सेल लेयर मिलेगी, स्पाइनस सेल लेयर मिलेगी। इसके बाद है डर्मिस लेयर जिसमें आपको बेसल सेल लेयर मिलेगी, सेबेशियस ग्लैंड जो कि एक सीबम बनाती है जिससे हमारे पिंपल्स क्रिएट होते हैं। इसके बाद इरेक्टाइल पिलाई मसल मिलेगी जो हम कहते हैं गूज बम्स हो गए हमें, तो वो इसी मसल्स के द्वारा होते हैं। इसके बाद स्वेट ग्लैंड मिलेगी आपको डर्मिस लेयर में ही, नर्व्स भी मिलती हैं डर्मिस लेयर में, हेयर फॉलिकल डर्मिस लेयर में होते हैं, कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं डर्मिस लेयर में। इसके बाद आती है सबकुटेनियस तीसरी लेयर। इसमें आपको फैट, एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, वेन्स मिलेंगी, आर्टरी मिलेंगी। तो ये हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, इसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। स्क्वैमस सेल्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंटिन्यूसली सेड होती है ये, यानी इसके सेल्स जो हैं वो लगातार मरते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। बेसल सेल्स आर फाउंड जस्ट अंडर द स्क्वैमस सेल्स एट द बेस ऑफ द एपिडर्मिस। और तीसरे जो सेल्स मिलते हैं वो है मेलानोसाइट्स जो कि मेलेनिन बनाने का काम करते हैं जिससे स्किन को उसका डार्कर या लाइटर कलर मिलता है। इसके बाद लेयर आती है डर्मिस जो कि मिडिल लेयर है स्किन की, और डर्मिस लेयर में हमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, कोलेजन, बंडल्स, फाइब्रोब्लास्ट, नर्व, सेबेशियस ग्लैंड्स ये सब मिलते हैं। डर्मिस लेयर को जो बांध के रखता है वो होता है कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो डर्मिस लेयर को बांध के रखते हैं। और इन्हीं कोलेजन फाइबर से डर्मिस लेयर को जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो स्ट्रेंथ है वो मिलती है। डर्मिस लेयर में ही पेन और टच को सेंस करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन का जो डर्मिस लेयर है उसका फिगर है। स्क्वैमस सेल्स आप देख सकते हैं, इसके बाद बेसल सेल्स हैं और मेलेनोसाइट्स आपको दिख रहा होगा फिगर में। मेलेनोसाइट्स मेलेनिन बनाते हैं जो एक कंपाउंड होता है जो कि हमारी स्किन को मेलेनिन नाम का केमिकल देता है। मेलेनिन ज़्यादा हो जाने से स्किन का कलर डार्क हो जाता है और कम होने से लाइट कलर हो जाता है। इसके बाद है सबकुटेनियस फैट लेयर। सबकुटेनियस फैट लेयर डीपेस्ट लेयर होती है स्किन की और इसमें नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का और फैट सेल्स का। ये हेल्प करती है बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने में, हीट को बना के रखती है बॉडी में और इंजरी से बचाती है और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। स्वेट एवापोरेशन फ्रॉम द स्किन सरफेस प्लेज अ क्रिटिकल रोल। हमारी स्किन की सतह से जो पसीने का लॉस होता है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन की, यानी हमारे शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने की। स्वेट ग्लैंड्स आर परसीव्ड टू प्ले इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी फंक्शन। हमारी जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं ये कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं, उसी तरह जैसे हमारा रेनल सिस्टम निकालता है। कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिकेंट्स, इनको बाहर निकालने का काम करते हैं हमारी श्वेत ग्रंथियाँ। 3 मेन टाइप्स की हमारी पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, एक्रीन, एपोक्राइन एंड अपोक्रिन। एक्रीन पसीने की जो ग्रंथियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। हर जगह एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स ही पाई जाती हैं ज़्यादातर। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ स्वेट, यानी प्योर जो पसीना होता है जो ओडोरलेस होता है जिसमें ज़्यादातर पानी होता है वो सबसे ज़्यादा एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स ही बनाती हैं। इसके बाद है अपोक्राइन एंड अपोक्रिन ग्लैंड्स। इनका लेसर रोल होता है स्वेट बनाने की प्रोडक्शन में क्योंकि ये शरीर में चुनिंदा जगहों पर ही पाई जाती हैं। एक्रीन स्वेट जो एक्रीन ग्लैंड पसीना बनाती हैं उसमें लगभग 98 से 99% पानी होता है। ये क्लियर होता है और गंधहीन होता है। इसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं। इसका जो पीएच होता है वो 4 से 6.8 के बीच में होता है और ये डायरेक्टली स्किन के सरफेस पे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सिंस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स इट अ सॉल्टी टेस्ट। अपोक्राइन स्वेट जो है इसका जो पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच होता है। इट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वेस्ट मटेरियल, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। और ये डायरेक्टली स्किन पर एक्सक्रीट नहीं करती हैं अपना स्वेट, ये हेयर के फॉलिकल में एक्सक्रीट करती हैं। साथ ही साथ जहाँ पर अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स अपना एक्सक्रीशन करती हैं वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड भी मौजूद होती हैं जो कि अपना एक्सक्रीशन यानी सेबम वहाँ पर छोड़ती हैं। सेबम वही
चीज़ है जो कि हमारे स्किन पोर्स को क्लॉग कर देती है और तब पिंपल्स समस्या हो सकती है हमें। अपोक्राइन ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे जो कि हमारे स्किन पे मौजूद बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करते हैं। जैसे ही अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड अपना सीक्रेशन छोड़ती हैं तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं और इसलिए अपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाए गए पसीने से एक एक्रिड ऑडोर आती है। इसके बाद है अपोक्राइन ग्लैंड। ये लार्जर होती हैं एक्रिन ग्लैंड से बट छोटी होती हैं अपोक्राइन ग्लैंड से। ये ज़्यादा पसीना छोड़ती हैं बाकी दोनों ग्लैंड से, थस प्लेइंग ए लार्ज रोल इन एक्सिलरी स्वेटिंग। कहाँ पर? कांख वाले रीजन में। दीज आर सेंसिटिव टू कोलिंजेरिक एक्टिविटी, यानी दिमाग से रिलेटेड बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं वो अफेक्ट करती हैं अपोक्राइन ग्लैंड्स को। ये एक थिन और वाटरी स्वेट बनाती हैं। सामान्यतः जो पसीना होता है वो ऑयली, क्लाउडी, विस्कस होता है और गंधहीन होता है ओरिजिनली, पर कुछ देर के बाद बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन के बाद उसमें गंध आने लगती है। बिकॉज बोथ अपोक्राइन एंड सेबेशियस ग्लैंड्स ओपन इनटू हेयर फॉलिकल, अपोक्राइन स्वेट इज मिक्सड विद सीबम। Sweat glands are used to regulate temperature and remove waste by secreting water, sodium salts, nitrogenous waste onto the skin surface. The main electrolyte जो पसीने में मौजूद होते हैं वो है सोडियम और क्लोराइड। इनका जो अमाउंट है वो हालांकि स्मॉल होता है पर इतना होता है कि हमारे पसीने को हाइपोटोनिक बना देता है, जिसकी वजह से हमारा पसीना स्किन की तरफ खिंचा चला आता है और स्किन पर आ जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी स्किन हैंडल करती है वो है एक्सेस वाटर, सोडियम सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो वेस्ट हैं ये कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में, पसीने में कहाँ से आ जाते हैं ये वेस्ट, इनको जानते हैं। स्वेटिंग जो है ये कंट्रोल की जाती है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ये वो पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। स्वेटिंग बॉडी का एक तरीका है टेम्परेचर को कूल डाउन करने का। बोथ एपोक्राइन एंड एक्रिन स्वेट ग्लैंड्स आर मैरोक्राइन सीक्रेशन, यानी कि मैरोक्राइन सीक्रेशन को यूज़ करती हैं, और एक्सोसाइटोसिस यानी सेल से फ्लूइड्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको यूज़ करती हैं पसीना बनाने के लिए। सीक्रेशन ऑफ स्वेट ऑकर्स व्हेन द मायोएपिथेलियल सेल्स, पसीने की ग्रंथियों के आसपास मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं। जब ये मायोएपिथेलियल सेल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो पसीने की ग्रंथियों पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना सीक्रेशन बाहर निकालती हैं। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जब बॉडी का तापमान बढ़ता है तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्रिन ग्लैंड्स को बोलता है कि पसीना निकालो ताकि शरीर ठंडा हो सके। इमोशनल स्ट्रेस भी जब हम झेलते हैं, कोई टेंसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन है वो निकाला जाता है, जो कि एपोक्राइन ग्लैंड जो है इसको मेनली अफेक्ट करता है और इसको ऑर्डर देता है कि तुम अपना सीक्रेशन निकालो, पसीना निकालो। जैसे ही अपोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन निकालती है तो स्किन पर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें मौजूद फैट्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तोड़ देते हैं, और इसी की वजह से अपोक्राइन ग्लैंड का जो पसीना होता है इससे तीखी दुर्गंध आती है, पंजेंट ऑडोर। गस्टेटरी स्वेटिंग, यानी खाना खाने के दौरान या बाद में हमें पसीना आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के दौरान या उसके बाद मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस हमारे शरीर में हो रही होती है उससे हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापमान को हमारा नर्वस सिस्टम एक गलत स्थिति के तौर पर देखता है और वो स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि पसीना लाओ ताकि बॉडी ठंडी हो सके। इसलिए कई बार खाना खाने के बाद भी हमें पसीना आ जाता है। साथ ही साथ जब हम हॉट और स्पाइसी खाना भी खाते हैं तो हमें माइल्ड गस्टेटरी स्वेटिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद जो कैप्सिसिन है वो हमारे मुंह में मौजूद वार्मथ को पहचानने वाले रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज मिलता है कि हमारे मुंह में गर्मी हो रही है, यानी वार्मथ, क्योंकि ये वार्मथ वाले रिसेप्टर से बाइंड हुआ है। तो हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे देखता है कि वहाँ पर हमारे मुंह के एरिया में गर्मी है, बॉडी में गर्मी हो रही है, तो उसे ठंडा करना पड़ेगा, तो वो वापस से पसीना लाने को बोलता है बॉडी को। इस वजह से भी हमें तीखा खाने पर पसीना आ जाता है। ये फिगर है हमारे स्किन का। यहाँ आप देख सकते हैं एक्रिन ग्लैंड जो हैं इनका जो एक्सक्रीशन हो रहा है, स्वेट पोर है, वो डायरेक्टली स्किन सरफेस पे है। वहीं जो अपोक्राइन ग्लैंड है ये अपना सीक्रेशन कर रही है हेयर फॉलिकल में, और जहाँ पे इनका सीक्रेशन है वहीं पास में सेबेशियस ग्लैंड भी है जो कि सीबम छोड़ेगी। तो इस तरह से हमारी स्किन दिखती है। इसके बाद जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है लिवर। लिवर एक लार्ज मीटी ऑर्गन है जो कि हमारे राइट साइड ऑफ बेली में रहता है। इसके दो सेक्शंस होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, और ये एसेंशियल ऑर्गन है क्योंकि ये हमारी बॉडी में 500 अलग अलग तरह के फंक्शंस को करवाता है, जिसमें से प्रोटीन को बनाना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाना, ट्राइग्लिसराइड को बनाना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, ग्लाइकोजन बनाना, बाइल को बनाना, ये सब इंक्लूड होता है। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। लिवर मेटाबोलाइज करता है टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, मेडिकेशंस को, केमिकल्स को और नेचुरल सब्सटेंसेस को। It makes many of the chemical required by the body to function normally. It breaks down and detoxifies substances in the body and it acts as a storage unit. कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे शरीर में जिनको स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो लिवर ऐसी चीज़ों के लिए स्टोरेज का काम भी करता है, जैसे कि विटामिन B12, B9, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। लिवर सेल्स जो मेन काम करती हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करती हैं और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देती हैं और स्टोर करके रखती हैं, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर इस ग्लाइकोजन को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जा सके। साथ ही साथ लिवर जो है ये बाइल बनाता है जो कि हमारे फूड डाइजेशन में मदद करता है। वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हमारा लिवर हैंडल करता है वो है अमोनिया। ये अमोनिया लिवर में आती कहाँ से है, बनती कैसे है, आइए इसको जानते हैं। लिवर हमारा 500 अलग अलग तरह के फंक्शंस करता है, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर
एंड इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे लिवर में खाने के माध्यम से अमीनो एसिड्स आते हैं। अमीनो एसिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उनको भेज देती है लिवर में। लिवर में जब अमीनो एसिड्स आ जाते हैं तो इनका मेटाबोलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद अमीनो एसिड टूट जाते हैं अमोनिया में। अब अमोनिया जो है ये एक जहरीली चीज़ है हमारी बॉडी में, ज़्यादा मात्रा में बॉडी इसे हैंडल नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी इस अमोनिया को दूसरे तरह से यूज़ करने का सोचती है, जिसमें से एक तरीका होता है कि इसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि लेस टॉक्सिक होता है अमोनियम आयंस के कंपैरिजन में। और यूरिया को आसानी से हमारी किडनियाँ फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल सकती हैं। और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ किया जा सकता है अमीनो एसिड का। तो हमारा लिवर यही करता है। बॉडी इज अनेबल टू स्टोर फैट्स और अमीनो एसिड्स, द मेटाबोलाइट्स ऑफ प्रोटीन, व्हेन एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन आर इंजेस्टेड, यानी जब बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन हमारी बॉडी में खाए जाते हैं। द एक्सेस अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लिवर सेल्स, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बिगिंस। The amino acid is oxidized in the presence of an enzyme catalyst. At the same time, the amine group NH2 and a hydrogen atom H are removed from the main structure of amino acid. The important product of this reaction is ammonia. The amine group is reduced to ammonia by addition of hydrogen atom. This process is called deamination. The non-nitrogenous portion of the molecule is converted to carbohydrate or fat. Ammonium ions exist in dynamic equilibrium with ammonia molecules. अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक इन द बॉडी एंड देयरफॉर इसको एक्यूमुलेट नहीं कराया जा सकता है बॉडी में। विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट इन द लिवर सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है अमोनिया के साथ और इसे कन्वर्ट करा दिया जाता है यूरिया में, जो कि लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपैरिजन में। इस रिएक्शन में यूरिया बनता है और पानी बनता है, जिसे लिवर सेल्स डायरेक्ट कर देती हैं किडनी की तरफ, और बाद में किडनी इसे फिल्टर करके वाटर सॉल्यूशन जो वो फिल्टर करती हैं उसमें डिसॉल्व करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह यूरिया लिवर में बना और उसे किडनी की तरफ भेज के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये काम था लिवर का। यूरिया साइकिल जो हमारे शरीर में होती है वो कुछ इस तरह दिखती है। लिवर सेल्स के पास आता है अमोनिया, इसके बाद कार्बामोमाइल फॉस्फेट सिंथेस, ये एंजाइम काम करता है और CO2 से रिएक्शन कराया जाता है अमोनिया का, जिसके बाद कार्बामोमाइल फॉस्फेट बनता है। इसके बाद ऑर्निथाइन कार्बामोमाइल ट्रांसफरेज काम करता है और सिट्रुलाइन बनता है, जिसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस एंजाइम काम करता है और एस्पार्टेट आके रिएक्ट करता है और आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट लाइपेज काम करता है और फ्यूमेरेट अलग हो जाता है, जिसके बाद आर्जिनाइन बनता है। आर्जिनाइन में वाटर मॉलिक्यूल आके रिएक्ट करता है और आर्जिनेस एंजाइम काम करता है, जिसके बाद ऑर्निथाइन बनता है। ऑर्निथाइन वापस साइकिल में चला जाता है और यूरिया भी बनता है, और यूरिया अलग होकर ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से किडनी में भेज दिया जाता है, जो कि यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो ये जो पूरी साइकिल हमारे लिवर सेल्स में होती है इसे कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। इसमें अमोनिया से शुरुआत होती है और यूरिया बनाकर उसे किडनी की तरफ भेज दिया जाता है। इसके बाद डिस्कशन की बारी है लार्ज इंटेस्टाइन की। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि कनेक्ट होता है एक तरफ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से और दूसरी तरफ पे हमारे एनएस से। ये 5 फीट का एक ऑर्गन होता है जिसका डायमीटर 3 इंचेस का होता है। ये फाइनल सेक्शन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और कोलोनिक बैक्टीरिया केमिकल डाइजेशन को पूरा करते हैं। इसमें हमारे पचे हुए खाने से फीसिस बनाने की जो प्रोसेस है, मल बनाने की जो प्रोसेस है, वो की जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में सेक्शंस आपको कई तरह के सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें कहते हैं हॉस्ट्रल। ये हॉस्ट्रम जो है ये हॉस्ट्रल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि जो इसमें पचा हुआ खाना आता है उसको आगे की तरफ मूव करवाते हैं, फिर पीछे की तरफ मूव करवाते हैं, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, और इस तरह से ये पचे हुए खाने का मूवमेंट करवाते रहते हैं ताकि जो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके पचे हुए खाने में से भी न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाने का। लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग, कंप्राइजेज ऑफ, इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो हैं केकम, कोलोन, रेक्टम, एनाल कैनाल एंड एनस। द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सेप्ट दैट इसमें विलाय नहीं पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। काइम जो पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है ये पास कर दिया जाता है इलियोकेकल वेल्व के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में एट द केकम। जैसे ही केकम में ये पचा हुआ खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो केकम इसमें प्रोसेस चालू कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स की। केकम एक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन होता है, एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इन द अपेंडिक्स, अ वाइंडिंग ट्यूबुलर सैक कंटेनिंग लिम्फोइड टिश्यू। एट इट्स अदर एंड द केकम सीमलेसली जॉइंस अप विद द कोलोन। कोलोन का जो ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट है, एक्सटेंडिंग पार्ट, उससे केकम अटैच होता है। फूड रेसिड्यू स्टार्ट्स बाय ट्रेवलिंग अपवर्ड्स थ्रू द एक्सटेंडिंग कोलोन लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। द एक्सटेंडिंग कोलोन बेंड्स नियर द लिवर, और लिवर के पास जाके ये ऊपर चढ़ता हुआ कोलोन का जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये बेंड हो जाता है और ट्रांसवर्स कोलोन में बदल जाता है। जस्ट अबव द स्प्लीन एट द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर द ट्रांसवर्स कोलोन बिकम्स द डिस्केंडिंग कोलोन, और स्प्लीन के पास जाकर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है कोलोन का ये वापस बेंड होता है और डिस्केंडिंग कोलोन यानी नीचे आता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बन जाता है, जैसे कहते हैं डिस्केंडिंग कोलोन। ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है। कोलोन हैज़ अ सेगमेंटेड अपीयरेंस, और इसके जो सेगमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा।
द ascending colon एंड रेक्टम आर लोकेटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियम, यानी जो हमारे पेट की कैविटी होती है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं. द ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलोन आर अटैच्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय मेसोकोलोन. Large intestine opens into the rectum, which is continued by the anal canal. The rectum forms the final 20 cm of GI tract. It is continuous with the sigmoid colon and connects to the anal canal and anus. Rectum ends in the expanded section called rectal ampulla, where feces are stored before being released. Rectum is usually empty since feces are not normally stored there for long. Anal canal जो final part होता है ये 3.8 से 5 cm long part होता है. Opens to the exterior of the body at the anus. यहाँ पर दो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं. इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी यहाँ पे मल को हम अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते. इसके बाद दूसरा स्फिंक्टर आता है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर. ये स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है और ये वॉलेंट्री होता है, यानी यहाँ पर हम अपनी मर्जी से मल के निकलने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं. एक्सेप्ट ड्यूरिंग डिफिकेशन बोथ एनाल स्फिंक्टर नॉर्मली रिमेन क्लोज्ड. वेस्ट प्रोडक्ट जिसको लार्ज इंटेस्टाइन हैंडल करती है वो है इनऑर्गेनिक वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड मैटर. अब ये वहाँ पर आता कैसे है इसे जानते हैं. मील्स पास फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज इंटेस्टाइन विद इन 8 से 9 घंटे ऑफ इंजेशन, यानी खाना खाने के 8 से 9 घंटे के बाद जो खाना है पचा हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन विल हैव एब्जॉर्ब. स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो है ये 90% पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी होती है. जो बचा हुआ पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी आगे, और इसी पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारा काइम था, जो पचा हुआ खाना था, वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फेज में आ जाता है जिसे हम कहते हैं फीसिस. प्रेजेंस ऑफ फूड रेसिड्यूज इन द कोलोन स्टिमुलेट्स हॉस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में खाने की मौजूदगी का पता चलता है वहाँ की सेल्स को, तो वो हॉस्ट्रा जो थे, जो सेगमेंट्स थे बड़ी आंत में, वो हॉस्ट्रल कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, जो कि 30-30 मिनट में एक बार होते हैं और 1-1 मिनट तक चलते हैं. ईच कॉन्ट्रैक्शन, ईच हॉस्ट्रा डिस्टेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. हर एक हॉस्ट्रा एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और खाने को आगे की तरफ भेजता है. फिर यही प्रोसेस उल्टी कराई जाती है, पीछे की तरफ खाने को लाया जाता है, और खाने को मल के रूप में निकालने से पहले उसको कई बार आगे और पीछे मूव कराया जाता है ताकि वहाँ पर मौजूद टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके बचे हुए वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाने का. लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स. सोडियम आयंस are actively absorbed by the action of sodium-potassium pump. This moves sodium and potassium ions in opposite direction across cell membranes, fostering sodium absorption and potassium loss by releasing the hormone aldosterone. Antiperistaltic contraction move food residues back towards the ileococcal valve, यानी खाने को वापस से पीछे की तरफ मूव कराया जाता है. Slowing transit and giving more time to the large intestine to absorb water and electrolytes, ताकि बड़ी आंत के जो टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा समय मिल सके पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर पाने का. हम अगर 500 ml खाना खाते हैं तो उसमें से 150 ml जो है वो मल के रूप में निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा. फीसिस कंटेन मोस्टली बैक्टीरिया. जो हमारा मल होता है उसमें मोस्टली बैक्टीरिया, ओल्ड एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इनऑर्गेनिक वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट, प्रोटीन, फाइबर ये मौजूद होते हैं. और साथ ही साथ पानी होता है कुछ मात्रा में ताकि इसका जो पैसेज है वो स्मूथली किया जा सके. देयर कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर. हमारे मल का जो कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर होता है वो स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिन की मौजूदगी से होता है. ये जब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में तोड़ा जाता है फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है और इनकी मौजूदगी से हमारे मल का कलर ब्राउन कलर का होता है. म्यूकस सीक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स लाइनिंग द एंटायर कोलोन हेल्प्स टू बाइंड डिहाइड्रेटेड काइम एंड ऑल्सो लुब्रिकेट्स द पैसेज ऑफ द फीसिस. यानी म्यूकस भी छोड़ा जाता है बाय गॉबलेट सेल्स. कोलोन के जो अंदरूनी सतह है उसमें जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस भी छोड़ते हैं ताकि ये जो फीकल मैटर है इसका पैसेज जो है वो आसानी से हो सके और इसकी जो निकासी है हमारे शरीर से वो आसानी से हो जाए. एज फीसिस बिगिंस टू फिल रेक्टम द रेक्टल वॉल स्ट्रेचेस. जैसे ही हमारे रेक्टम में मल इकट्ठा होने लगता है तो हमारे रेक्टल की जो अंदरूनी सतह है वो खिंचने लगती है, स्ट्रेच होने लगती है. विच सेंड्स एन इम्पल्स टू द नर्वस सेंटर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड टू इनिशिएट द स्पाइनल डिफिकेशन रिफ्लेक्स. और ये एक सिग्नल भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि वहाँ से एक रिफ्लेक्स यानी प्रत्युत्तर चालू करता है कि डिफिकेशन की प्रोसेस चालू करो, यानी मल निकासी की प्रोसेस चालू करो. दिस रिजल्ट्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनाल स्फिंक्टर. और ये सिग्नल मिलते ही हमारी एनल में जो मौजूद होता है इंटरनल एनाल स्फिंक्टर, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो ओपन हो जाता है और इसके नीचे होता है वो स्फिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में होता है. और तब हमें एहसास होता है कि मल निकालने की ज़रूरत है और तब हम डिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं. एनस डिटेक्ट्स वेदर द मटेरियल इज गैसियस और सॉलिड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली. एनस जो है ये डिटेक्ट करता है कि ये जो स्फिंक्टर ओपन हुआ है इससे जो चीज़ आ रही है वो गैसियस नेचर की है या सॉलिड नेचर की है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है. इफ़ द मटेरियल इज सॉलिड द एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर ओपन्स अप. अगर मटेरियल सॉलिड होता है तो हमारा एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर भी ओपन हो जाता है और डिफिकेशन की प्रोसेस होती है. ये आप देख सकते हैं फिगर में. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं. वहीं लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं केकम, उसमें काइम मौजूद है
फिर इसके बाद ये ऊपर चढ़ता हुआ जो हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे कहते हैं एस्केंडिंग कोलोन। ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल हिस्सा है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इसके बाद एक नीचे आता हुआ हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसे कहते हैं डिस्केंडिंग कोलोन, और इसके नीचे मौजूद होता है रेक्टम, एनास। ये जो नीचे वाली फोटो है इसमें आप देख सकते हैं रेक्टम, इसमें मल भरा हुआ है अंदर, और एनास, एनस में 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल एनाल स्फिंक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरी एक्शन से ऑपरेट होता है, और दूसरा है एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किडनीज को। किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन ऑन आइदर साइड ऑफ योर स्पाइन। हमारे स्पाइन के दोनों तरफ बीन शेप के मुट्ठी, हमारे हाथ की मुट्ठी, फिस्ट साइज के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं किडनीज। ये 4 से 5 इंच लंबे हो सकते हैं और हमारे हाथ के फिस्ट के बराबर साइज के हो सकते हैं। हेल्थी किडनीज फिल्टर अबाउट अ हाफ ऑफ कप ब्लड एवरी मिनट, यानी स्वस्थ किडनियाँ हर मिनट एक आधे कप के बराबर खून को शुद्ध करती हैं। रिमूविंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर टू मेक यूरिन, और उसमें से वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती हैं और यूरिन के माध्यम से उसको शरीर से निकाल देती हैं। किडनीज रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। योर किडनीज ऑल्सो रिमूव एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ योर बॉडी एंड मेंटेन अ हेल्थी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम इन योर ब्लड, यानी ये ब्लड को एसिडिक होने से भी बचाती हैं। विदाउट दिस बैलेंस नर्व्स, मसल्स एंड अदर टिश्यूज इन योर बॉडी मे नॉट वर्क नॉर्मली, और अगर ये प्रोसेस ना की जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद नर्व्स, मसल्स और टिश्यूज जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। योर किडनीज ऑल्सो मेक हार्मोन्स, हमारी किडनियाँ हार्मोन्स भी बनाती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारी रेड ब्लड सेल्स की बनने में मदद करती हैं, और कीप योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। ईच ऑफ योर किडनी इज मेड अप ऑफ अ मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हमारी किडनी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनती है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और उन इकाइयों को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ईच नेफ्रॉन इंक्लूड्स अ फिल्टर कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड अ टिब्यूल, और हर नेफ्रॉन के अंदर 2 फिल्टरिंग यूनिट होती हैं, ग्लोमेरुलस और टिब्यूल। नेफ्रॉन्स वर्क थ्रू अ 2-स्टेप प्रोसेस। नेफ्रॉन्स 2 स्टेप की प्रोसेस से काम करते हैं, जिसमें से पहला है ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगा आपके ब्लड को, दूसरी जो स्टेप है वो है टिब्यूल रिटर्न्स नीडेड सब्सटेंसेस टू योर ब्लड एंड रिमूव्स। ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड फ्लोज इनटू ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन में ब्लड आता है। इट एंटर्स अ क्लस्टर ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, क्लस्टर ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स होता है, उसमें खून आता है, जैसे जिन क्लस्टर को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। थिन वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वेस्ट एंड फ्लूइड मोस्टली वाटर टू पास इनटू द ट्यूब्यूल। और जो थिन वॉल्स हैं ग्लोमेरुलस की, ये अलाउ करती हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट को, फ्लूइड्स को, जो कि ज़्यादातर वाटर होता है, कि वो पास हो जाए ट्यूब्यूल में। लार्जर मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स स्टे इन द ब्लड वेसल, और लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, इनको अपने में ही रखती है। ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स रन्स alongside the tubule. As the filtered fluid moves along the tubule, the blood vessels reabsorbs almost all the water along with the minerals and nutrients your body needs. The tubule helps remove excess acid from the blood. यानी ट्यूब्यूल मदद करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो एसिड है हमारे खून में वो रिमूव हो जाए। द रिमेनिंग फ्लूइड एंड वेस्ट इन द ट्यूब्यूल बिकम यूरिन, और ट्यूब्यूल में मौजूद जो बाकी का वेस्ट बचता है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ ब्लड फ्लो थ्रू माई किडनीज, हमारी किडनियों में खून कैसे बहता है। ब्लड फ्लोज इनटू योर किडनी थ्रू द रेनाल आर्टरी, रेनाल आर्टरी नाम की एक आर्टरी होती है, उसके द्वारा खून हमारी किडनियों में आता है। दिस लार्ज ब्लड वेसल्स ब्रांचेज इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स अंटिल द ब्लड रीचेस नेफ्रॉन्स, और इसी के माध्यम से ब्रांचिंग होती है इसकी, जिसके माध्यम से जो खून है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स तक पहुंचता है। इन द नेफ्रॉन योर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द टाइनी ब्लड वेसल्स इन द ग्लोमेरुली एंड देन फ्लोज आउट ऑफ योर किडनी थ्रू द रेनाल वेन। ग्लोमेरुली से खून शुद्ध होकर वापस रेनाल वेन से वापस जाता है बाहर। योर ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू योर किडनीज मैनी टाइम्स अ डे, हमारा खून हमारी किडनियों में आता और जाता कई बार है एक दिन में। इन अ सिंगल डे योर किडनीज फिल्टर अबाउट 142 लीटर ऑफ ब्लड, एक दिन में हमारी किडनियाँ लगभग 142 लीटर खून को शुद्ध करती हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज दैट फिल्टर थ्रू योर ग्लोमेरुली आर रिटर्न टू योर ब्लड बाय द ट्यूब्यूल्स, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज हैं हमारे ब्लड में वो लौटा दिए जाते हैं हमारे खून में। सिर्फ 1 से 2 लीटर ही वेस्ट जो हैं वो अलग होकर यूरिन बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी किडनियाँ हैंडल करती हैं वो है एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया। अब ये जो वेस्ट हैं ये आते कैसे हैं किडनी में, बनते कैसे हैं। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, यूरिया लिवर में बनता है, और ये एक मेटाबोलाइट है, यानी ब्रेकडाउन के बाद, अमीनो एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ये बनता है। अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होने के बाद अमोनियम आयंस बनते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। सम आर यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। एक्सेस अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड टू यूरिया, जो कि हमने पहले देखा कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारी बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट करवाती है और फिर किडनी की तरफ भेज देती है। यूरिया एंड वाटर आर रिलीज्ड फ्रॉम द लिवर सेल्स टू ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड एंड द यूरिया इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। यूरिया इज वेरी सोल्यूबल एंड अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सो इट इज relatively easily passed out
बाय द किडनी एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यूरिया का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, इसलिए ये पानी में आराम से घुल सकता है और इसलिए हमारी किडनियाँ इसको आराम से फिल्टर करके यूरिन के साथ बाहर निकाल देती हैं। सो यूरिया असल में बना कहाँ, लिवर में, और आ कहाँ गया, किडनी में। किडनीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट्स, जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स, छोटी छोटी इकाइयाँ किडनीज की। दीज नेफ्रॉन्स परफॉर्म द प्राइमरी टास्क ऑफ फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट। खून को शुद्ध करने का और इससे वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम जो है ये नेफ्रॉन्स, छोटी छोटी इकाइयाँ करती हैं। ईच नेफ्रॉन स्नेक्स बिटवीन द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी एंड द इनर मेड्यूला। किडनी की जो बाहरी लेयर है आउटर कॉर्टेक्स और जो इनर मेड्यूला है उसके बीच में ये नेफ्रॉन्स सांप नुमा शेप में गुथे हुए होते हैं, विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑकरिंग एट ईच साइड। और हर एक नेफ्रॉन की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप की प्रोसेस हो रही होती है। ईच नेफ्रॉन बिगिंस विद अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, लोकेटेड इन द रेनल कॉर्टेक्स। दिस स्ट्रक्चर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम रेनल सर्कुलेशन थ्रू एन एफरेंट आर्टियोल that further divides to form a tuft of capillaries around the glomerulus. Kidney is richly vascularized with capillary beds surrounding each nephron, जिसे intertubular capillaries कहते हैं, as well as blood vessels running between the lobes of the kidney, interlobular arteries and veins. Process of ultrafiltration creates the glomerular filtrate from blood, which is remarkably similar in composition to blood plasma. Water, small molecules and proteins smaller than 30 kilodaltons in size can pass freely into the lumen of the Bowman capsule. इस प्रोसेस को हम एक एक पार्ट में देखते हैं। पहला जो पार्ट है उसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है बोमेन कैप्सूल टू पीसीटी। बोमेन कैप्सूल आप पिक्चर में देखते जाइएगा। बोमेन कैप्सूल जो आपको दिख रहा है, जो कि एक गुथी हुई ग्लोमेरुलस के आसपास एक आर्क जैसा है, बोमेन्स कैप्सूल। सो बोमेन कैप्सूल इनवॉल्यूट्स यानी चारों तरफ घेरता है, एंड क्रिएट्स अ नेक विच देन एक्सटेंड्स इनटू द फर्स्ट एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। यानी ग्लोमेरुलस के आसपास बोमेन्स कैप्सूल एक आर्क टाइप का, नेक टाइप का बनाता है। फिर बोमेन कैप्सूल आगे जाता है और आगे जाकर इसको एक पार्ट मिलता है जो कि कॉन्वोल्यूटेड शेप में होता है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं। पीसीटी इज द साइट फॉर सीक्रेटिंग सम एसिड्स एंड फॉर रीअब्जॉर्बिंग नियरली 2/3 ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसमें मौजूद जो चीज़ें होती हैं जिनको अलग किया जाता है उसमें से 2/3 जो है वो वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं पीसीटी में, और साथ ही साथ पीसीटी में कुछ एसिड भी छोड़े जाते हैं फिल्ट्रेट के ऊपर। इट ऑल्सो रिमूव्स ऑल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। पीसीटी में सारा का सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ आइदर ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन द यूरिन इज अ साइन ऑफ किडनी डैमेज, स्पेशली ऑफ द कॉर्टेक्स। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज या अमीनो एसिड के ट्रेसेस मिलते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आपके किडनी में कोई समस्या है। Some nitrogenous waste is also removed from the body as ammonia secreted from the cells forming the PCT. Many medications are also detoxified at this site. कई तरीके की केमिकल्स मेडिकेशंस को भी डिटॉक्सीफाई किया जाता है पीसीटी पे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है पीसीटी टू द लूप ऑफ हेनाल। आप पिक्चर में देख सकते हैं पीसीटी के बाद एक और कन्वोल्यूटेड लूप आता है और फिर एक नीचे की तरफ लूप जाता है, जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनल। पीसीटी लीड्स इनटू अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द लूप ऑफ हेनल, extending into the medulla of kidney. This has two functionally and anatomically distinct arms. Loop of Henle में 2 आर्म्स होती हैं जिनके काम अलग अलग होते हैं, जिनको हम ascending and descending limbs कहते हैं। Between these 2 arms of the loop of Henle, through a set of electrolyte pump, a high urea concentration is maintained in the medulla of kidney. PCT initially leads into the descending loop. PCT जो है ये आके जुड़ती है loop of Henle के descending arm से, which is freely permeable to water and mostly impermeable to ions, especially urea. जो डिस्केंडिंग लूप है, जो आर्म है लूप ऑफ हेनल का, ये परमिएबल टू वाटर होता है और इम्परमिएबल होता है आयन से। तो यहाँ से पानी जो है वो परमिएट करके वापस चला जाता है और लूप ऑफ हेनल में बचता है खाली आयंस। हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी रीजन्स ऑफ द किडनी ड्रॉज वाटर आउट ऑफ द डिस्केंडिंग लूप, अलाउइंग द यूरिन टू बिकम कंसंट्रेटेड। दिस इज फॉलोड बाय द थिन एस्केंडिंग लूप। और जो एस्केंडिंग लूप है, ऊपर चढ़ता हुआ आर्म जो है लूप ऑफ हेनल का, वो थोड़ा थिन होता है और वो एकदम अपोजिट काम करता है। वो आसपास मौजूद पानी को वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और आयंस को परमिएट करता है बाहर की तरफ, विच हैज़ द अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग परमिएबल टू आयंस एंड इम्परमिएबल टू वाटर। सॉल्यूट्स सच एज सोडियम आयंस आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड, रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और इस वजह से सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है लूप ऑफ हेनल में और जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। हाउएवर बाय दिस टाइम द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स क्वांटिटी। जो ग्लोमेरुलस से जितना वेस्ट जो है जो फिल्टर किया गया था वो अब बहुत ही कम क्वांटिटी का हो चुका होता है लूप ऑफ हेनल में आते आते। द थर्ड पार्ट इज लूप ऑफ हेनल टू डीसीटी। ascending limb then leads into the distal convoluted tubule.
यानी ऊपर चढ़ता हुआ जो आर्म है हुलूपर फेनाल का, वो आके मिलता है DCT से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑल्सो नोन एज सेकेंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. DCT is the site for the activity of most hormones that regulate kidney function. This includes the antidiuretic hormone ADH and angiotensin 2 AT2. This region regulates iron and pH balance. DCT में आकर आयंस और pH इनको बैलेंस किया जाता है यूरिन के. From the DCT, urine passes through collecting ducts that finally leads out of the kidney through ureters. DCT के बाद आयंस और pH को मेंटेन करने के बाद यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट्स के माध्यम से, यूरेटर्स के माध्यम से यूरिन बनाकर बाहर निकाल दिया जाता है. इसके बाद चौथा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विद मस्कुलर वॉल्स दैट होल्ड्स यूरिन अंटिल इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग मिक्टुरेशन. मिक्टुरेशन यानी पेशाब लगने की जो सेंसेशन होती है हमें, उसे बोलते हैं. द ब्लैडर रिसीव्स यूरिन थ्रू 2 यूरेटर्स. 2 यूरेटर्स यानी नलियों के माध्यम से जो DCT है उससे जो यूरिन बनता है वो आकर कलेक्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में. वन फ्रॉम ईच किडनी दैट एंटर थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड यूरेटेरिक ओरिफिस. These orifices are located at the convex fundus of the organ. Urine exits the bladder through the urethra. और यूरिनरी ब्लैडर में एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, उसके थ्रू यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है. द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड द इनर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दिस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ रिमार्केबल टिश्यू कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. सेल्स ऑफ दिस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू चेंज शेप बेस्ड ऑन वेदर द ब्लैडर इज एम्प्टी और फुल, अलाउइंग इट टू रिमेन इलास्टिक, अकोमोडेटिंग अप टू हाफ अ लीटर ऑफ यूरिन. यानी ये जो ब्लैडर होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें खास तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम. और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपना साइज़ जो है ये इलास्टिक की तरह घटा या बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है या खाली है. और ये शेप को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है एक बार में हाफ अ लीटर यूरिन को होल्ड करके रख सकता है. इन मैन द ब्लैडर लाइज ऑन द पेल्विक फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम. इन वुमन इट इज़ लोकेटेड नियर द यूटेरस. सो यहाँ हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स को, हर एक ऑर्गन के बारे में जाना, उसका स्ट्रक्चर जाना, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन एक्सक्रीटरी सिस्टम. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.